ही रहा। देश का प्रसिद्ध ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी जिले में है, तो खंडवा के दादा धूनी वाले दरबार के श्रद्धालु समूचे देश में। गुरु पूर्णिमा पर यहां लगने वाले मेले में कई राज्यों के श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहां पहुंचते हैं। तो आज बात करेंगे खंडवा लोकसभा क्षेत्र की, लेकिन इससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। नर्मदा व ताप्ती नदियों की घाटियों के बीच बसा खंडवा मध्य प्रदेश में पूर्वी निवाड़ का हिस्सा है। इस पर प्रकृति ने भी अपना नेह बरसाया है। कालांतर में यहाँ मिले अवशेष बताते हैं कि इस क्षेत्र में जैन व हिंदू मंदिर बड़ी संख्या में रहे। धूनी वाले छोटे व बड़े दादा यहाँ चमत्कारिक संत हुए। खंडवा जिले के व्यापक स्वरूप को देखते हुए 2 दशक पहले इसे विभाजित कर एक अन्य जिला बुरहानपुर बनाया गया। खंडवा लोकसभा सीट 4 जिले खंडवा, बुरहानपुर, देवास व खरगोन की 8 विधानसभाओं को मिलकर बनी। इस तरह इस संसदीय क्षेत्र की संस्कृति सभ्यता में पूर्वी व पश्चिमी निमाड़ के साथ ही मालवा की माटी की सुगंध भी महसूस की जा सकती है। ऐसा ही इस सीट का सियासी मिजाज भी रहा। कभी कांग्रेस का गढ़ रही खंडवा लोकसभा सीट अब बीजेपी के प्रभाव वाला क्षेत्र बन चुका है। निमाड़ मालवा का हिस्सा है खंडवा लोकसभा। खंडवा का है धार्मिक ऐतिहासिक महत्व। खंडवा जिले में है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, दादा धूनी वाला दरबार आस्था का केंद्र, गायक किशोरदा की जन्मस्थली खंडवा। प्रकृति ने भी खंडवा पर बरसाया है नेह। खंडवा लोकसभा सामान्य सीट है। यहाँ पहला चुनाव वर्ष 1952 में हुआ व कांग्रेस के बाबूलाल तिवारी लगातार 2 बार सांसद चुने गए। 1967 व 1971 का चुनाव कांग्रेस के ही गंगाचरण दीक्षित ने जीता। यानी शुरुआती 5 चुनाव तक यहाँ कांग्रेस ही काबिज रही। लेकिन वर्ष 1975 में देश में लगे आपातकाल ने खंडवा सीट पर कांग्रेस की जड़ें हिला दी। वर्ष 1977 में जनता पार्टी के परमानंद गोविंद जीवाला व 1979 के चुनाव में इसी पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे यहां से सांसद बने। 80 के दशक में देश में आए सियासी बदलाव का असर खंडवा में भी दिखा व यह सीट एक बार फिर कांग्रेस के पास आ गई। 89 के चुनाव में बीजेपी ने पहली बार यहां जीत दर्ज की। अमृतलाल तारावाला सांसद चुने गए, लेकिन अगले चुनाव में कांग्रेस के ठाकुर महेंद्र सिंह चुनाव जीत गए। वर्ष 1996 के चुनाव में बीजेपी के नंद कुमार सिंह चौहान की यहां आमद हुई व इसके बाद वर्ष 2009 के चुनाव को छोड़ वह लगातार 6 बार सांसद चुने गए। मार्च 2021 में उनके निधन के बाद यहां हुए उपचुनाव में बीजेपी के ही ज्ञानेश्वर पाटिल सांसद चुने गए। तो आइए आपको बताते हैं कैसा रहा खंडवा लोकसभा सीट का सियासी सफर। कौन कब किस दल से चुना गया सांसद। खंडवा में अब तक एक उपचुनाव सहित 19 बार चुनाव हुए। इनमें 9 दफा कांग्रेस तो 90 के दशक के बाद 8 बार बीजेपी जीती। यह बताता है कि खंडवा सीट पर शुरुआती दौर जहां कांग्रेस का रहा, वहीं बीते 3 दशक में वर्ष 2009 के चुनाव को छोड़ यह सीट बीजेपी का गढ़ रही। वर्तमान में भी यहां बीजेपी के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल हैं। बीजेपी ने एक बार फिर पाटिल पर भरोसा जताया है। उनका मुकाबला पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के नरेंद्र पटेल से है। नरेंद्र पूर्व विधायक ताराचंद पटेल के भतीजे हैं। खरगोन जिले में उनका खासा असर रहा है। यदि संसदीय क्षेत्र के विधानसभा सीटों की बात करें तो क्षेत्र की 8 सीटों में से कांग्रेस के खाते में खरगोन जिले की सिर्फ 1 सीट भीकनगांव है, जबकि शेष 7 सीट मानधाता, खंडवा, पंधाना, नेपानगर, बुरहानपुर व बड़वाह पर बीजेपी काबिज है। इस तरह देखा जाए तो सीट के अधिकांश हिस्से में केसरिया परचम ही फहरा रहा है। क्षेत्र में कांग्रेस गुटिया राजनीति का शिकार रही। इसके चलते इलाके के पूर्व सांसद अरुण यादव को हाशिए पर डालने का काम लगातार हुआ। पिछले चुनाव में जीत हार का अंतर। 2021 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस के राज नारायण सिंह पूर्णी को 82,140 मतों से हराया था। पाटिल को 49.85% वोट मिले, जबकि पूर्णी को 43.38% वोट ही मिल सके। यहाँ SC/ST वर्ग के 7,68,320 मतदाता हैं, जबकि 4,76,280 OBC के मतदाता हैं। अल्पसंख्यक 2,86,160 व सामान्य वर्ग के 3,62,600 मतदाता हैं। वहीं अन्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या करीब 1500 ही है। खंडवा में कुल 21,631 मतदाता हैं। इनमें 10,65,540 पुरुष व 10,35,032 महिला मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में खंडवा लोकसभा वाली विधानसभाओं में भी महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी। चौथे चरण में चुनाव वाली इस सीट पर एक बार फिर बम्पर मतदान के आसार हैं। DNN के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट।
तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय कराते हैं उनसे। स्टूडियो में मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी, डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और भानु चौबे सर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। भानु चौबे सर, खंडवा अपने आप में ही एक मिसाल है। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व और दिवंगत अध्यक्ष हैं उनके नाम से पहचाना जाने लगा था खंडवा, और इस बार 2019 के बाद 2023 के बीच में एक उपचुनाव भी देखा। तो क्या लगता है कि इस बार खंडवा में कुछ कमाल कर पाएगी कांग्रेस? मुझे अब तक का रिकॉर्ड देखने से भी और वर्तमान हालात, जो राजनीतिक हालात हैं जिले के, वो देखने से भी ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के पास कोई बहुत वजनदार मुद्दा है या वजनदार उम्मीदवार है या कोई बहुत वजनदार आवाज है उसकी खंडवा जिले में जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। और इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी का माहौल है उसमें अगर ये चीजें कमजोर हैं तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास और कोई हथियार ऐसा है जो इस माहौल को बदल सके या इसके नतीजे को बदल सके। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति है पहले से ही कि अभी हुई है? नहीं, बीजेपी की तो स्थिति वहां मजबूत रही है। बीच बीच में कांग्रेस को जब भी मौका मिला उसके कारण अलग थे, और अब निमाड़ में बीजेपी के पैर अच्छे जम गए हैं पहले से। और जो हम बार बार गिनते हैं कि 28 सीट तो पक्की है, एक छिंदवाड़ा का सवाल है, वो भी इस बार शायद बदल जाए, तो वो 28 सीटों को इसी तरह गिनेंगे जैसे खंडवा जैसी सीटें ही उस संख्या को बढ़ाती हैं। अच्छा, डॉक्टर राजेश जौहरी जी, खंडवा में कांग्रेस की स्थिति बताई भानु चौबे सर ने, लेकिन खंडवा में देखिए नाम तो जुड़े ही हैं बड़े बड़े। यदि उस पूरे बेल्ट की बात की जाए, अरुण यादव का पूरा परिवार और उनका सियासत से उनका नाता किसी से छिपा नहीं है। एक समय था जब लगता था कि अरुण यादव जहां मूव करेंगे वहां पर खंडवा पूरा जो लोकसभा क्षेत्र है उसके मतदाताओं का थोड़ा सा मूड बनता था और झुकाव भी। तो अब परिस्थिति, हालात सब बदल गए हैं, धीरे धीरे जनता दूर हो गई है, या कांग्रेस की नीतियों ने ऐसा किया है, या फिर कांग्रेस की स्थिति अभी सुधार सकते हैं यदि सभी नेता एक साथ पहुंचे? तो चौथे चरण में मतदान होना है क्योंकि वहां। महेंद्र जी, देखिए खंडवा की स्थिति ये है कि शुरू में तो देखिए जब 47 के बाद, यानी कि जब देश अपना आजाद हुआ था, उसके बाद से लेके लगातार कांग्रेस का बहुत जबरदस्त गढ़ रहा है खंडवा। पर हाँ, जैसा अभी आपकी रिपोर्ट में ही बताया गया कि इमरजेंसी के बाद एकदम से जो झटका लगा, जनसंघ आया, और जो 89 में जब से कमल खिला है तब से देखिए 9 में से 7 बार बीजेपी जीती है, उसमें से 6 बार सिर्फ नंदू भैया जीते हैं। तो ये अपने आप में नंदू भैया ने जो एक तरीका निकाला, जो उन्होंने जिस तरह के लोगों से संवाद रखा, लोगों से, जबकि वो बुरहानपुर के रहने वाले थे, पर पूरे खंडवा पे भी उनकी उतनी ही पकड़ थी जितनी बुरहानपुर पे थी। तो ये इस तरह से उनके टाइम पर, और फिर प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने काफी काम किया खंडवा में, और खंडवा से जो उनका नाता रहा वो बहुत जबरदस्त रहा। ये एक कारण रहा कि भाजपा वहां काफी मजबूत हो गई। दूसरी बात ये है कि जो जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस की समस्या खंडवा में असल में सिर्फ खंडवा में ही नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में ही दिख रही है। छिंदवाड़ा में भी दिखने लगी है। अब तो जो छिंदवाड़ा में जिस तरह की बातें हुई थी कि पहले भले ही वो महापौर वापस कुछ और कह रहे हैं, पर शुरू में तो गड़बड़ हुई है ना, शुरू में तो माहौल बन ही गया। तो वो जो माहौल है, वो जो स्थितियां हैं, वो गड़बड़ हैं। अब देखिए, लेकिन बस एक फैक्टर है, जो 16,000 नोटा में पड़े थे 2019 में, तो जो 16,000 नोटा में पड़े थे और 15,000 बीएसपी को मिले थे, तो यानी 31,000 वोट तो यही हो गए। तो 31,000 वोट बहुत बड़े वोट होते हैं, कोई छोटी छोटी संख्या नहीं होती, बड़ी संख्या होती है। तो वो कहीं ना कहीं नोटा पर कितना ध्यान दे पाएगी भाजपा,
तो और जहां तक लीड का सवाल है, देखिए 3.25 लाख के करीब का लीड थी अरुण यादव को, और अरुण यादव कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। अरुण यादव प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और सुभाष यादव जी के बेटे हैं, जो कि सहकारिता के जनक हैं अपने मध्य प्रदेश में, और बहुत बड़े लीडर रहे हैं निमाड़ के। तो उनके अरुण यादव जी को भी इतनी बड़ी लीड से हारना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में इस बार भी कोई लीड कम होती हुई नहीं दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि जो भाजपा, एक और बात थी कि जो जिस तरह से बड़वा में, नेपानगर में, बीकन गांव में और आपका बागली में जो आरएसएस का जो अपना नेटवर्क है, वो बहुत तगड़ा नेटवर्क है, बहुत जबरदस्त नेटवर्क है। गांव गांव में, जंगल जंगल में जो इलाके हैं, वहां पर संघ का जो अपना नेटवर्क है, तो वो संघ का नेटवर्क कई बार भाजपा के काम आता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा लोक जागरण अभियान चल रहा है आरएसएस का। हालांकि वो उनका कहना ये है कि इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, लोगों को वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। पर देखिए, जब संघ का कोई आयोजन होता है तो उसमें एक चीज तो क्लियर है कि वोट तो भाजपा को ही देना है, उसी के लिए सारा आयोजन होता है। तो वो लोक जागरण आयोजन इन इलाकों में बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। एक बात तो ये है। तीसरी बात ये है कि खंडवा जो है, आपको मालूम होगा, भाजपा का गढ़ भली बन गया है। पहले कांग्रेस का गढ़ था, फिर भाजपा का गढ़, लेकिन सिम्मी का भी गढ़ रहा है खंडवा अपना एक खंडवा इलाका और उधर खाचरौद वाला इलाका जो उज्जैन जिले में है, तो ये सिम्मी के गढ़ रहे हैं। यहाँ से जो सिम्मी के बहुत सारे आतंकवादी निकले हैं, और यहाँ पे आपको मालूम होगा पुलिस वाले को, एक पुलिस ऑफिसर को भी मारा गया था, उसको भी हमला हुआ था, बाद में उसकी डेथ हो गई थी। तो इस तरह से जो सिम्मी के कारण से कहीं ना कहीं मतलब अपन ये नहीं कह रहे हैं कि उसका डायरेक्ट असर हुआ होगा, लेकिन सिम्मी वाला जो फैक्टर था उसने भी राजनीतिक रूप से कुछ ना कुछ इफेक्ट छोड़ा है अपना, जिस कारण से भाजपा वहां पर इतनी पावरफुल हुई है। फिर उसके बाद एक और बात है कि जो 8 या 6 लोग जब जेल से छूटे थे और भोपाल जेल से, और छूट के मतलब तोड़ के भागे थे और एक सिपाही को मार के, उसके बाद जब वो उनको पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया था, तो उसका जो सबसे ज्यादा, हालांकि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उसमें लोग खुश हुए होंगे, क्योंकि आतंकवादी को जो सही रास्ता, आतंकवादी का जो सही मंजिल वही है जो उस समय शिवराज गवर्नमेंट ने की थी या पुलिस ने की थी। और कई घटनाक्रम ऐसे हैं, मतलब कि जिससे में जश्न मनाया गया था उसको, ये बताना, मतलब कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स या घटनाक्रम हुए हैं जिनसे धीरे धीरे जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया, और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही तो उन्होंने भी कुछ ऐसे जो एक्शन लिए हैं जिनसे जनता ने चलिए सेलेक्ट कर लिया कि चलिए ये पार्टी ठीक है। जी भानु चौबे सर, कहीं कोई भी गुंजाइश तो आपने नकार ही दिया कि नहीं समझ में आती कांग्रेस की, लेकिन कमबैक की स्थिति कभी दिखेगी क्या? कांग्रेस के सारे नेता यदि एक मंच पर आए तो भी कुछ फाइट की स्थिति बनेगी क्या? उधर के मामला सिर्फ एक तरफा ही है। देखिए, ये कामना महेंद्र जी जो आप खंडवा के लिए कर रहे हैं, ये कांग्रेस को चाहने वाले पूरे प्रदेश के लिए कर रहे हैं, शायद पूरे देश के लिए कर रहे हैं कि सारे नेता एक मंच पर आ जाएं और हाथ मिला लें। क्योंकि ये फैक्ट मैं देख रहा था इसमें रिकॉर्ड में कि 2021 के उपचुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा था, 4.86% बताया गया है। 19 के आम चुनाव में भी कांग्रेस का वोट शेयर 2.13 बढ़ा था, और ये अगर बढ़ा था तो फिर इसको और बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? शायद वही कारण है जिसके हम कामना कर रहे हैं कि नेताओं ने खंडवा को उचित तरीके से प्रतिनिधित्व देने की, वहाँ अलग जगाने की कांग्रेस की ये समस्या शायद पूरे प्रदेश में रही कि कांग्रेस अपने संगठन को एकजुट नहीं कर पाई और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा नहीं कर सकी, और आज भी नहीं कर सकी है। सब बड़े बड़े नेता अपने क्षेत्रों में बंधे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपना दौरा कहीं का नहीं हो रहा, वो उनको अपना ही जीत की हार की सवाल उठ रही है। तो बड़ी मुश्किल से तो उम्मीदवार मिले हैं, बड़े नेता मैदान में है, और उसके बाद ये स्थिति है। तो वो कामना की जा सकती है कि अगर ये अभी भी कुछ हो जाता तो, लेकिन अब मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी है, समय बहुत कम है, कोई चमत्कार होने की उम्मीद बिल्कुल कतई नहीं है। और रवि अवस्थी जी,
देखिए, एक नंद कुमार सिंह चौहान जी से जुड़ा हुआ पूरा एक अटैचमेंट है जनता का वहाँ, उनके बेटे के लिए भी चाहते थे बहुत सारे लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो उपचुनाव में जीते थे ज्ञानेश्वर पाटिल, उन्हीं पर भरोसा जताया। ऐसे में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जनता के मन में ये चीज नहीं होगी? देखिए महेंद्र जी, अगर ये बात होती तो 2021 के जो परिणाम आए थे वो उसी समय ये परिणाम आ जाते, क्योंकि वो तात्कालिक हर्ष चौहान को लेकर उस समय भी जिस तरह की बात उठी थी। लेकिन 21 के परिणाम, उपचुनाव के परिणाम ने साफ कर दिया कि देखिए वहाँ पर बीजेपी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय व्यक्ति के। हालांकि नंद कुमार चौहान 6 बार सांसद रहे, निश्चित तौर पर उन्होंने खंडवा सीट को मजबूत किया बीजेपी के लिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। लेकिन आप देखिए कि दूसरी तरफ का पक्ष देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से खंडवा में कांग्रेस की राजनीति है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए किस तरीके से वहाँ पे पूर्व सांसद जो अरुण यादव उन्हें हाशिए पर डालने का काम किया गया, और अभी भी बार बार अगर वो गुना से लड़ना चाहते थे तो उन्हें खंडवा भेजा जा रहा था। जब खंडवा में उन्होंने नाम आगे बढ़ाए तो मालूम चला कि उसमें भी गुटबाजी हो गई। आपको ध्यान होगा कि पहले जो पूर्व सांसद है कालीचरण सकरगाय, उनकी बहू सुनीता सकरगाय का नाम अरुण यादव ने बढ़ाया, लेकिन फिर बाद में उन्हें ही संशय हुआ है कि इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है, मतलब आप समझ लीजिए। तो फिर उन्होंने नारायण पटेल का नाम आगे बढ़ाया। अब सवाल ये है कि नारायण पटेल देखिए एक विधानसभा क्षेत्र में तक सीमित रहे हैं, उनका जो ताऊ या जो भी है इससे तारचंद पटेल, अब तो खैर हालांकि नहीं है, अभी कुछ महीने पहले ही उनका निधन हुआ है। तो वो उनके एक तरीके से बैकग्राउंड उनका केवल इतना ही है नारायण पटेल का कि कांग्रेस के नेता जरूर है, लेकिन अभी तक चुनाव के मामले में देखा जाए तो लोकसभा का उनका पहला चुनाव है, और खरगोन के विधानसभा क्षेत्र तक उनका प्रभाव सीमित बताया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी? और जबकि आप देखिए कि वहाँ पर जो गुटबाजी का आलम है, सुरेंद्र सिंह सेरा अलग ताल ठोक रहे थे, कुछ और भी दावेदार थे। पिछले उपचुनाव में ही तमाम नामों को मंथन हुआ, अरुण यादव भी दावेदार बताए गए, किस तरीके से दिल्ली और फिर भोपाल सब एक हुआ, लेकिन फिर बाद में वो दूसरे पूर्णी को, राजनारायण सिंह पूर्णी को एंड टाइम पर उतार दिया गया, वयोवृद्ध नेता है और उन्हें हार का सामना है। ये जो कांग्रेस, मैं इसलिए ये तमाम चीजें बता रहा हूँ कि जो कांग्रेस की गुटबाजी वही उसके लिए सबसे घातक है वहां पर। चलिए, गुटबाजी कांग्रेस में ज्यादा है और कांग्रेस में एक दूसरे को किनारे और ठिकाने लगाने की जो परंपरा है वो अभी कायम है उस क्षेत्र में। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, एंटी इनकम्बेंसी किस में ज्यादा रहेगी? जैसा रवि अवस्थी जी ने बताया कि कांग्रेस में ही ज्यादा है, कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या जो पुराने मठाधीश हैं उनको लगता होगा कि बीच से निकाला ज्ञानेश्वर पाटिल को, चलिए एक बार तो हमने दे दिया। तो ऐसा तो कहीं स्थिति नहीं है कि भाजपा के अंदर खाने में ही कुछ गहमा गहमी चल रही हो? देखिए, विधानसभा चुनाव में ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, लोकसभा चुनाव में नहीं देखने को मिलती है। जब से 2014 के बाद एक स्थिति यही बदल गई है। लोकसभा चुनाव में आप देखिए बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां विधानसभा चुनाव हार गई हो भाजपा, या बहुत कम वोटों से जीती हो, और जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो वहीं से 50,000, 1 लाख से जीतती है भाजपा। कारण क्या है कि यहाँ पर एक 2-3 पॉइंट है छोटे छोटे से। एक तो देखिए, लोकसभा चुनाव में उनको सिर्फ मोदी का चेहरा सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक, कि मोदी वहाँ पे ज्ञानेश्वर पाटिल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ पे नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि ज्ञानेन्द्र पाटिल और हर्ष चौहान वाला जो मुद्दा है वो बहुत पीछे छूट गया है, क्योंकि भाजपा में एक सबसे अच्छी खासियत है, या भाजपा की एक खासियत है कि वहाँ पे कैडर बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे व्यक्ति से बड़ा विचार होता है, व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है। इस बात पर वो लोग काफी हद तक कायम रहे हैं, जैसा कम्युनिस्टों में होता था, कम्युनिस्ट पार्टी में बंगाल में और केरला में आज भी देखा जाता है कि जिसको नॉमिनेट कर दिया गया वही इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीजें गौण हो जाती हैं। तो ये जो एक और तीसरा पॉइंट ये है, नरेंद्र पटेल साहब जो जिनको चुना गया है, उनका जो लेवल लोकसभा के लड़ने लायक नहीं है। सही कहा रवि अवस्थी जी ने, लेकिन क्या सोचकर उनको चुनाव लड़वाया जा रहा है? क्या ज्ञानेश्वर पाटिल को वॉकओवर देने के हिसाब से करवाया जा रहा है? और इसके पीछे कांग्रेस की क्या पॉलिटिक्स होगी? ये तो कांग्रेस, अच्छा एक बार को अगर
इस बार अगर वो लड़ते अपने अरुण यादव तो स्थितियां थोड़ी विपरीत अलग हो सकती थी, क्योंकि अरुण यादव दम भर सकते थे। अच्छा। पर नरेंद्र पटेल जो हैं उनके बारे में बहुत मुश्किल दिख रहा है कि वो आपको यदि अरुण यादव मैदान में आते तो फिर ये जो संग्राम है ये थोड़ा सा देखने लायक होता, ये इंटरेस्टिंग होता। अभी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब आपको रविवार का एक उदाहरण बताते हैं। रविवार को धाराजी में कुछ काम था, धाराजी तक जाना था, लौटते में पूरा वो खंडवा जिला आता है। धाराजी को जैसे ही नदी नर्मदा जी क्रॉस करेंगे तो खंडवा जिला शुरू हो जाता है। तो वहां पे बहुत सारे आदिवासी लोगों से बात हो रही थी, बहुत सारे। तो अब आपको पता है, पहले जब हम लोगों की बात होती थी तो एक बार को वो बोलते थे कि नहीं जयस या फिर अलग अलग बातें होती थी, पर इस बार ऐसी नहीं हुई। इस बार वो कह रहे नहीं कमल का फूल। तो कुल मिला के ये है कि जो वो आरएसएस का जो अपनी अभी बात हुई, जो वो लोक जागरण अभियान है, वो काम अपना व्यवस्थित कर पा रहा है। अंडर करेंट लोगों को दिख ही नहीं रहा है कि कहीं धर्मशालाओं में 100 लोग इकट्ठे हो गए, कहीं 150 लोग इकट्ठे हो गए, ना कोई माइक है, ना कुछ। अकेले घूम रहे हैं क्या? ऐसा है कि बड़े नेता नहीं पहुंच रहे? अरुण यादव क्या भूमिका निभा रहे हैं अभी इस चुनाव में? नहीं तो वो अब फिर अरुण यादव जी का जहां तक सवाल है कि वो बेचारे सही कहा है कि वो काफी राजनीति का शिकार हुए हैं और उनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया गया, उनको वो स्थान दिया ही नहीं गया जिसके लायक है वो। और इतने पढ़ा लिखा आदमी है, इतना डायनामिक आदमी है, एज ए सेंट्रल मिनिस्टर उन्होंने काफी अच्छा काम किया था, पर वो उनको पता नहीं क्यों उनको वो चांस नहीं दिया गया है। तो शायद अरुण यादव ऐसे दिख तो रहा है अपन को कहीं ना कहीं, जब सोशल मीडिया पे आ रहा है कि आज अरुण यादव यहाँ गए आज वहां गए, पर वो सब फॉर्मेलिटी ज्यादा दिख रही है, बजाय एक सीधा सीधा जिसे कहना चाहिए इलेक्शन कैंपेन कम दिख रहा है, फॉर्मेलिटी ज्यादा। कमलनाथ तो गायब ही है परदेश से। वो यही बात हो रही है। जब कमलनाथ जी को लग रहा है, क्योंकि जीतू पटवारी जी ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो कमलनाथ और सारे सीनियर लीडर को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। भानु चौबे सर जी भानु चौबे सर से समझते हैं। भानु चौबे सर देखिए, कह रहे हैं डॉक्टर राजेश जौहरी कि जीतू पटवारी ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए कि कमलनाथ, अरुण यादव तमाम सारे दिख गए। यदि ये जाएं और तो शायद कुछ माहौल बने, लेकिन अरुण यादव चुनाव लड़ते तो शायद नहीं। कंफर्म है कि बिल्कुल जो फाइट है वो थोड़ी सी टफ जरूर रहती भारतीय जनता पार्टी को। तीसरी बात ये कि जनजातीय वर्ग का जो मूवमेंट है वो कांग्रेस कहती है हमारा वोट है। तो अब डॉक्टर राजेश जौहरी ने तो बता दिया कि जब वो गए वहां पर कुछ काम से गए थे, उन्होंने बातचीत की, तो ये माहौल है वहां। अब बिल्कुल कांग्रेस का कहने के लिए अपना कोई वोट बैंक अब बचा है ये कहीं दिखाई नहीं देता है। और जहां तक कांग्रेस संगठन के आंतरिक खींचतान की बात है, ये जीतू पटवारी की नियुक्ति के दिन से ही शुरुआत हो गई थी कि ये गुट कौन सा है और वो गुट कौन सा है। और जो बहुत सीनियर लीडर हैं उन्होंने धीरे धीरे किनारा कर दिया था प्रदेश कांग्रेस से। और अभी भी आप देखिए कि वो जौहरी जी ठीक कह रहे हैं कि कैंपेन नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही कि कांग्रेस कोई चुनाव लड़ रही है और प्रदेश भर में उसका कोई माहौल बनाया जा रहा है या कोई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे कैसे चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं? और ऊपर से आपके पास उम्मीदवार नहीं है लड़ने वाले। नरेंद्र पाटिल जैसे इंसान खड़े हुए हैं जिनका राजनीतिक कैरियर कुछ नहीं है या बहुत थोड़ा सा है या केवल एक नाम परिवार का है, उसके सहारे वो लड़ रहे हैं चुनाव। चुनाव लोकसभा के ऐसे नहीं जीते जाते। ठीक बात है। तो रवि अवस्थी जी देखिए, ये है स्थिति। वहां के मुद्दे क्या रहेंगे? स्थानीय कोई मुद्दा है कि सिर्फ देशव्यापी मुद्दे हैं? जनता सिर्फ मोदी का चेहरा या बड़े चेहरे देख रही है देश की खातिर? महेंद्र जी देखिए, वैसे भी लोकसभा का चुनाव तो राष्ट्रीय चुनाव होता है और मतदाता जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर ही नेतृत्व देखता है कि कौन कितना मजबूत नेतृत्व है और कौन स्थायी सरकार दे सकता है। ये तमाम चीज़ें होती हैं और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अब आप देखिए कांग्रेस के तो कई बार कई नेता जो है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हैं। जैसे वो चाहे जीतू पटवारी हों, चाहे सैम पित्रोदा हों। और सैम पित्रोदा का फिर एक नया बयान नया अभी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने तमाम रंग भेद की बात कही कि सब उत्तर भारत के लोग जो है वो अरबी लगते हैं। तमाम जो चीजें हैं, इस तरह की जो विरोधाभासी बयान है। अभी लालू यादव का बयान आया ना, आप खुद मौका दे रहे हो बीजेपी को हमलावर अच्छा, होने का। ये एक बात जरूर है इस पूरे मामले में, जो भी बयान आते हैं
वो चरण बाई चरण आ रहे हैं डॉक्टर राजेश जौहरी जी, तो इसमें भी कोई सियासत छिपी है क्या? पता चला तीसरा चरण हो गया, चौथे चरण का जहां मतदान होना है, जिन राज्यों में ज्यादा होना है, उसी से रिलेटेड कोई बयान आ जाता है कांग्रेसी का या तमाम सारे अन्य घटक दलों का जो इंडी गठबंधन में, तो इसमें भी कोई गहरी जो रणनीति है वो काम कर रही है क्या? दुखद बात यह है कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, अब आपने पूछा है और लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। कि दुखद बात यह है कि ये जो भी बयान आ रहे हैं, जो भी इसके पीछे की जो थ्योरी बन रही है, जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, वो आदमी बना रहा है जिसने भारत को कभी देखा ही नहीं है, जिसने भारत को समझा ही नहीं है, जिसने भारत को सपेरों और जो है गरीब लोगों का देश मान रहा है। जो आदमी सैम पित्रोदा का के बयान जो है उसके पीछे एक वो टूल किट काम कर रहा है, वो समझाया जा रहा है कि आप ये बोल दो। सैम पित्रोदा जैसा समझ, वो आईटी का मास्टर आदमी है, पर देखिए कि हर आदमी हर फील्ड का मास्टर नहीं होता है। वो अपने आईटी के मास्टर होंगे, वो अपनी टेक्नोलॉजी के मास्टर होंगे। ये बयान नुकसान करेंगे कांग्रेस को क्या? ये बयान शर्तिया नुकसान करेंगे, 100% नुकसान करेंगे। और ये नहीं देख रहे हैं कि वो खेल किसके सामने रहे हैं। जहां बैट्समैन नरेंद्र मोदी हो वहां फुल टॉस बॉल मारोगे तो उससे छक्का ही लगेगा, और छक्का लगेगा तो क्या होगा कांग्रेस का? कोई चमत्कार होने की उम्मीद है क्या? चमत्कार तो देखिए इस बार तो नहीं है, 29 में हो जाए तो हो जाए, लेकिन 24 में तो कोई चमत्कार नहीं। खंडवा में तो और बुरी स्थिति है। देखिए एक बात और बता रही थी, एक चीज छूट गई जो अपन से, कि महेश्वर का, ओंकारेश्वर का और पुनासा 3 बांध जो उस इलाके में बने हैं, उसने खंडवा पूरे निमाड़ को बिल्कुल हरा कर दिया है। जहां कभी जमीनें आज से 20 साल पहले आपको बताए महेंद्र जी कि 2000, 4000 और 5000 रुपए बीघा जमीन देते थे वो लोग, अब वो जमीनों की कीमत हो गई है 20-20, 25-25 लाख रुपए एक बीघा की। बताइए वो क्यों हुई है? क्योंकि वहां पर पानी की समस्या ही नहीं है। आप पता है इस समय जून में, आपको बताएं जून में, मतलब वो कहते हैं ना कि विकास की गंगा बहा दी, तो क्या ऐसा ही वहाँ के लोगों में समझ में आ रहा है क्या? नहीं, लोगों को ये समझ में आ रहा है कि देखिए जो आदमी 3 फसल 4 फसल ले रहा है किसान, तो अब अगर किसान के एंगल से देखें आप, तो उसको ये लग रहा है कि इस पार्टी को बदलने की जरूरत क्या है। तो अब ऐसे में किसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पानी, और उसको पानी भरपूर मिल रहा है, पूरी हर गांव तक नहरें पहुंच गई हैं। तो ऐसे में अब कोई और, आप चाहे कुछ भी कह दें, आप चाहे कोई भी नई नई बातें बता दें, सही है, मतलब कोई खास इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। भानु चौबे सर, कोई असर नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कुछ नहीं है। कांग्रेस ऐसा लगता है कि सिर्फ संघर्ष के लिए लड़ रही है। कम से कम खंडवा में तो महेंद्र जी ये कह ही सकते हैं, 1-2 सीटों पे कहीं कुछ होता होगा, बहुत मार्जिनल कुछ होगा। हाँ, हालांकि मतदान तो जनता को करना है, हम आप तो सिर्फ चर्चा ही कर सकते हैं आकलन देख के। खंडवा में तो कुछ नहीं दिखता। चलिए, बहुत शुक्रिया भानु चौबे सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी, बहुत शुक्रिया रवि अवस्थी जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, खंडवा लोकसभा क्षेत्र की हमने बात की, चर्चा की हर पहलू पर, हर विषय पर, क्या समीकरण है, क्या जनता सोचती है, किसने क्या काम किए, किन बयानों का क्या असर होगा। चौथे चरण में होना है मतदान खंडवा में, जनता क्या करेगी, किसके पक्ष में करेगी वोट, ईवीएम में सब कैद होगा, 4 जून को पता चलेगा। अगली बार फिर एक नई लोकसभा सीट के साथ जो चौथे चरण में मतदान होना है मध्य प्रदेश में, उसके साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।